हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बातचीत करेंगे हैलो एल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। अंडर फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिकल स्टेट के बारे में, सॉल्युबिलिटी के बारे में, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, टॉक्सिसिटी के बारे में और बेल्स्टीन एज वेल एज हीटिंग इफेक्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। हीटिंग इफेक्ट मतलब हैलो एल्केन्स को या एल्काइल हैलाइड को जब हीट किया जाता है तो ये कौन सा कलर शो करते हैं। इन सभी पॉइंट को मैंने बोर्ड में लिखा हुआ है, अगर आप देखें तो फिजिकल स्टेट, सॉल्युबिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट, टॉक्सिसिटी, बेल्स्टीन टेस्ट, ये हो गया आपका हीटिंग इफेक्ट। चलिए सबसे पहले हम लोग फिजिकल स्टेट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली जो आपके लोअर मेंबर ऑफ हैलो एल्केन्स होते हैं या एल्काइल हैलाइड होते हैं, जैसे मिथाइल फ्लोराइड हो गया, मिथाइल क्लोराइड हो गया, मिथाइल ब्रोमाइड हो गया, ये होते हैं आपके गैसेस स्टेट में रूम टेम्परेचर पर। तो ये पार्ट मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट के बारे में तो जो आपका होता है मिथाइल फ्लोराइड, मिथाइल फ्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड हो गया, मिथाइल ब्रोमाइड हो गया, यहाँ पर आप इंक्लूड कर सकते हैं इथाइल, इथाइल क्लोराइड भी, ये होते हैं आपके गैसियस स्टेट में, गैसेस एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर पर बेसिकली ये गैसेस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है भाई। अब इसके बाद में यहाँ पर अगर आप देखें तो मिथाइल आयोडाइड मैंने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया है, केवल एक मिथाइल आयोडाइड, मिथाइल आयोडाइड जो आपका लोएस्ट मेंबर होता है, तो ये आपका एग्जिस्ट करता है लिक्विड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में रहता है एट रूम टेम्परेचर। ठीक है भाई, रूम टेम्परेचर, ये चीज़ आप दिमाग में रखें, एट रूम टेम्परेचर। ठीक है भाई। अब इन हैलो एल्केन्स को या इन एल्काइल हैलाइड को छोड़ करके आगे आने वाले जो हायर मेंबर ऑफ एल्काइल हैलाइड होते हैं, जिनके पास में अप टू कार्बन 18 होते हैं, वो होते हैं आपके कलरलेस लिक्विड। तो यहाँ पर मैं एक दूसरा सेंटेंस लिख सकता हूँ। दूसरे सेंटेंस में हम लिख सकते हैं हैलो एल्केन्स या एल्काइल हैलाइड। ठीक है भाई, एल्काइल हैलाइड्स, हैलाइड्स हैविंग अप टू कार्बन 18, अप टू कार्बन 18 ये होते हैं आपके कलरलेस लिक्विड, कलरलेस लिक्विड, ये पॉइंट लिख दिया भाई, कलरलेस लिक्विड। ठीक है भाई। अब इसके बाद में जो हायर मेंबर्स, ठीक है, एल्काइल हैलाइड, नेक्स्ट पॉइंट में लिख देता हूँ एल्काइल हैलाइड्स, एल्काइल हैलाइड्स हैविंग अबव कार्बन 18, कार्बन 18 ये होते हैं आपके कलरलेस सॉलिड, कलरलेस सॉलिड। तो ये चीज़ आप दिमाग में रखें। जो लोअर मेंबर ऑफ हैलो एल्केन्स होते हैं या एल्काइल हैलाइड होते हैं, ये आपके लिखे हुए हैं, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, ये आपका गैसेस स्टेट में होता है। केवल आपका आयोडाइड जो मिथाइल आयोडाइड होता है वो आपका लिक्विड स्टेट में होता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो इसके पास में 2 कार्बन है, इथाइल क्लोराइड, ये भी आपका गैसेस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ठीक है भाई। अब इनके बाद में जो हायर मेंबर ऑफ हैलो एल्केन्स होते हैं, जिनके पास में अप टू कार्बन 18 होते हैं, वो होते हैं आपके कलरलेस लिक्विड। अगर अबव कार्बन 18 है, वो हो जाते हैं आपके कलरलेस सॉलिड। ठीक है, ये पार्ट हो गया। अब इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें, दैट इज सॉल्युबिलिटी। तो बेसिकली इसमें अगर आप देखें तो हैलो एल्केन्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है, तो इस वजह से ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। तो ये पॉइंट हम लिख देते हैं। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, सॉल्युबिलिटी के बारे में। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एल्काइल हैलाइड्स, alkyl halides are insoluble in water, are insoluble in water due to the absence of, due to the absence of hydrogen bonding, absence of hydrogen bonding। ठीक है भाई। and are soluble in ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ये आपके नॉन पोलर होते हैं, लाइक ईथर, एसीटोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड एटसेट्रा। तो ऐसे सॉल्वेंट में बेसिकली ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं या नॉन पोलर सॉल्वेंट में ये ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं, और वाटर में इनकी सॉल्युबिलिटी नहीं होती है। रीजन क्या होता है, इनके पास में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। हाँ, ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैं एक पॉइंट और भी लिख देता हूँ। बेसिकली सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो जो आपके फ्लोराइड एंड क्लोराइड एल्काइल हैलाइड्स होते हैं, जैसे जो फ्लोराइड एंड एल्काइल, फ्लोराइड एंड क्लोराइड एल्काइल हैलाइड होते हैं, तो ये वाटर के कंपैरिजन में लाइटर होते हैं, ये हल्के होते हैं। और जो आपके ब्रोमाइड एंड आयोडाइड एल्काइल हैलाइड होते हैं, ये होते हैं आपके हैवियर देन वाटर। तो ये पार्ट मैं कहिए तो यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पर सेकेंड पॉइंट हम यहाँ पर अंडर सॉल्युबिलिटी लिख देते हैं। जो
एल्काइल फ्लोराइड एंड एल्काइल क्लोराइड होते हैं बेसिकली लाइटर देन वाटर, यहाँ पर लाइटर देन वाटर होते हैं। और इसके बाद में जो आपके एल्काइल ब्रोमाइड एंड एल्काइल जो आयोडाइड होते हैं ये होते हैं आपके हैवियर देन वाटर्स। तो इसमें अगर आप देखें तो ये इसका बी आर्क और आई का साइज बढ़ जाता है, एटॉमिक मास भी बढ़ जाता है। तो एज ए रिजल्ट इसको ऐसे एज्यूम कर सकते हैं कि वाटर के कंपैरिजन में ज़्यादा हैवियर हो जाते हैं और ये लाइटर होते हैं क्योंकि इसमें से स्मॉल हाइड्रोजन ग्रुप लगे हैं जैसे फ्लोरीन एंड क्लोरीन हो जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद में हम लोग इनके बॉइलिंग पॉइंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ थर्ड पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट के बारे में हम लोग जानते हैं कि जैसे जैसे मोलिकुलर वेट बढ़ता है, मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते हैं, तो मोलिकुलर वेट बढ़ेगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ेगा, एज ए रिजल्ट इनका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ने लगता है। तो ये पॉइंट कहिए तो मैं लिख देता हूँ यहाँ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, ठीक है भाई, तो मोलिकुलर वेट भी बढ़ता जाता है, एज ए रिजल्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स भी बढ़ता जाता है। इसके बाद में इनका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होने लगता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हो जाएगा जैसे यहाँ पर CH3, यहाँ पर Cl ले लिया, ठीक है भाई, इसके बाद में CH3 और ये CH2Cl हो गया, इसके बाद में CH3 और ये CH2 और ये CH2 और ये Cl हो गया। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होते जाएंगे वैसे वैसे इनका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता जाता है। ये आपका हो गया बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। अब देखिए भाई, अगर मैं हाइड्रोजन्स चेंज कर देता हूँ, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम रहते हैं और हाइड्रोजन्स का साइज बेसिकली या हाइड्रोजन्स चेंज कर देता हूँ, किसी में फ्लोरीन लगा दिया, किसी में क्लोरीन लगा दिया। तो जैसे यहाँ पर अगर आप देखें ये CH3 और ये CH2F हो गया, ठीक है, यहाँ पर हो गया CH3 और ये CH2 और ये Cl हो गया, ये हो गया CH3 और ये CH2 और ये क्या हो गया भाई, इसको Br कर लेते हैं और ये हो गया आपका CH3 और ये CH2 ये I हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया भाई, ये इथाइल फ्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड और इथाइल आयोडाइड। तो ये पार्ट तो सेम हो गया, ये पार्ट सेम हो गया, ठीक है। अगर आप हाइड्रोजन पर ध्यान दें तो बेसिकली जैसे आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो यहाँ पर इस साइड जाएंगे तो इनका साइज इंक्रीज होता जाता है, मतलब इंटर मोलिकुलर फोर्स भी इंक्रीज होगा। रीजन क्या है कि बेसिकली इनका मोलिकुलर वेट इंक्रीज होने लगता है, तो एज रिजल्ट इनका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होने लगता है। वही सेम कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, ठीक है भाई। अगर हम यहाँ पर जो एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है तो अगर यहाँ पर हम ब्रांचिंग कर देते हैं तो बेसिकली होता क्या है, जैसे जैसे ब्रांचिंग होने लगती है तो मतलब है कि सरफेस एरिया डिक्रीज होने लगता है और जैसे जैसे सरफेस एरिया डिक्रीज होने लगता है इनका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होने लगता है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर अगर मैं ले लेता हूँ जैसे CH3 हो गया, ये CH2 हो गया और ये CH2 हो गया, ठीक है भाई, और यहाँ पर मैंने ले लिया, क्या ले लिया, CH2 और ये ले लिया मैंने Cl, ठीक है। अब इसके बाद में इसको हम कर लेते हैं CH3 और ये CH3 हो गया और यहाँ पर CH और ये CH2 और ये Cl हो गया, ठीक है भाई। अब इसके बाद में जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं CH3 और ये C और ये CH3 हो गया, ये CH3 ले लिया और ये यहाँ पे Cl ले लिया, ठीक है भाई। तो बेसिकली इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे सरफेस एरिया जैसे जैसे इस साइड मूव करेंगे तो सरफेस एरिया कम होने लगता है, ठीक है भाई। तो जैसे जैसे सरफेस एरिया डिक्रीज होने लगता है वैसे वैसे इनका बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होने लगता है। तो डिक्रीज ड्यू टू इन सरफेस एरिया, डिक्रीज यहाँ पे लिख सकते हैं, डिक्रीज ड्यू टू द सरफेस एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया। तो ये ट्रेंड आता है बेसिकली, तो इनके बॉइलिंग पॉइंट में इस तरह से डिक्रीज होता है। अगर ये एल्काइल हैलाइड में हम कंपेयर करना चाहें तो जैसे प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, टर्सरी एल्काइल हैलाइड दिया हुआ है, तो वहाँ पर क्या होता है, टर्सरी एल्काइल हैलाइड में सरफेस एरिया बहुत ही कम होता है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड में सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। इस वजह से प्राइमरी का ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है इन कंपेरिजन टू सेकेंडरी और सेकेंडरी का ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू टर्सरी। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्राइमरी एल्काइल हैलाइड का ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है इन कंपेरिजन टू सेकेंडरी, ठीक है, सेकेंडरी। अब इसके बाद में ये हो जाता है यहाँ पर टर्सरी, टर्सरी का सबसे कम होता है, यही रीजन लगा रहता है सरफेस एरिया में कमी होने की वजह से। तो ये पॉइंट दिमाग में रखें, अगर एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होते जाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, अगर हाइड्रोजन्स आपने चेंज किए हुए हैं तो आपको देखना पड़ेगा किस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास सबसे ज़्यादा है, तो उसी हाइलो एल्केन्स का बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा हो जाएगा। अब ब्रांचिंग हो जाता है तो ब्रांचिंग में टर्सरी का बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, सबसे कम हो जाता है, प्राइमरी का सबसे ज़्यादा हो जाता है। सरफेस एरिया का फैक्टर आपको यूज करना है, ठीक है भाई। अब इसके बाद में हम लोग बातचीत करते हैं टॉक्सिसिटी के बारे में। बेसिकली जो हाइलो एल्केन्स होते हैं तो ये टॉक्सिक बाई नेचर होते हैं। जब इनको
इनहेल किया जाता है लार्ज क्वांटिटी में, तो ये अनकॉन्शसनेस कॉज करते हैं। बेसिकली क्या है इसमें, अगर आप देखें शुरुआत में मैंने लिखा हुआ था अंडर फिजिकल स्टेट की, जो आपके जो लोअर मेंबर ऑफ हैलो एल्केन्स होते हैं जो गैसेस स्टेट में रहते हैं, तो अगर आप इनको इनहेल करेंगे तो बेहोशी, जैसे हिंदी में हम बोलते हैं बेहोशी आ जाना, अनकॉन्शसनेस हो जाना। तो ये पार्ट यहाँ पर लिख देता हूँ। हम टॉक्सिसिटी के बारे में अगर बात करें, जो आपका 4th पॉइंट है, तो ये जो हैलो एल्केन्स हैं, हैलो एल्केन्स आर टॉक्सिक बाय नेचर एंड व्हेन इनहेल्ड, यहाँ पे लिख सकते हैं व्हेन इनहेल्ड in large quantity cause unconsciousness, तो ये चीज़ आप दिमाग में रखें, अनकॉन्शियसनेस। ठीक है भाई। अब इसके बाद में लास्ट पॉइंट बचे हुए हैं आपका बेल्स्टीन टेस्ट। अब इसके बाद में हीटिंग इफेक्ट, इनके बारे में भी चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। 4th पॉइंट है बेल्स्टीन टेस्ट, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 4th पॉइंट है। ठीक है भाई। तो बेल्स्टीन टेस्ट में क्या होता है, बेसिकली जब हैलो एल्केन्स को कॉपर वायर के ऊपर इनको हीट किया जाता है तो ये ग्रीन कलर शो करते हैं। तो ये पार्ट हम लिख देते हैं व्हेन हीटेड ओवर कॉपर वायर alkyl halides produce green color, ये पार्ट हो गया। तो ग्रीन कलर को देख करके बेसिकली ये अनुमान लगा लिया जाता है कि अल्काइल हैलाइड का प्रेजेंस है मिक्सचर में। ठीक है भाई। अब इसके बाद में हम हीटिंग इफेक्ट के बारे में बात करें, जो आपका 5th पॉइंट है। तो हीटिंग इफेक्ट में होता क्या है, बेसिकली जब कभी भी आप अल्काइल हैलाइड को हीट करेंगे तो ये डिकम्पोज हो जाते हैं और ये तो वायलेट कलर या ब्राउन कलर ये शो करने लगते हैं। तो चलिए यहाँ पे एक सेंटेंस लिख देता हूँ, अल्काइल हैलाइड्स डिकम्पोज, अल्काइल हैलाइड्स डिकम्पोज इन लाइट। ठीक है। लाइट ये हीटिंग इफेक्ट ही कर सकते हैं भाई, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है भाई। ये हीट कर सकते हैं, ब्रैकेट में आप हीट भी डाल सकते हैं। ठीक है। टू प्रोड्यूस वायलेट और ब्राउन कलर्स। तो ये पार्ट हो गया भाई। तो इनकी कुछ सेलेक्टिव फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, उनके बारे में हम लोग ने डिस्कस कर लिया हुआ है। चलिए अब इसके बाद में हम लोग इनकी केमिकल रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं।